हेलो एवरीवन, मैं हूँ राइनी और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर्स लास्ट ईयर के इकोनॉमिक के करंट अफेयर्स पार्ट 6. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पार्ट 1 to 5. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 6 ऑफ इकोनॉमिक करंट अफेयर्स 2023. So let's see table of content. Cotton production in India. India set to become third largest economy by 2030. So आप ये जानते होंगे कि हमारी गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है 2030 तक. देन शुगर्स प्री मड, जो शुगर जो बनाते टाइम गन्ने का जूस जब हम निकालते हैं, वो जो शुगर केन होता है उससे जब हम जूस निकालते हैं उसमें कुछ प्री मड आ जाते हैं शुगर फॉर्मेशन के टाइम में भी. तो उससे कैसे एनर्जी जनरेशन करना है, ग्रीन एनर्जी जनरेशन करना है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. शुगर्स फ्रेश मड एंड देयर ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन. सेबी बोर्ड अप्रूव्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. तो सेबी ने कुछ अप्रूव किया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसके बारे में भी हम देखेंगे. इंडिया इम्पोजेस ऑनलाइन एक्सपोर्ट बैन. सो ओनियन का जो एक्सपोर्ट बैन है, ओनियन जो हमारे टॉप प्रोडक्ट्स में आता है, टॉप प्रोडक्ट्स में हमारे क्या क्या आते हैं स्टूडेंट्स? हमारे टॉप प्रोडक्ट्स में आता है टोमेटो, पोटैटो, अनियन एंड पोटैटो. ठीक है, ये हमारी नेसेसिटी है. टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो आप देखोगे इंडियन कुजीन्स में हर जगह इनकी यूज है कहीं ना कहीं. ठीक है, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन, रिलीजन, geography, these top products are used by India in day-to-day life. That is your tomato, onion and potato. So onion का एक्सपोर्ट यहाँ पर बैन करने की बात हुई है, वहां पर कुछ एक्सपोर्ट बैन लगाने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो हम देखेंगे आज के टॉपिक में. सो हमारा पहला टॉपिक इज कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया. सो कॉटन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए कॉटन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉटन की प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज्यादा होती है और इससे जो प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है इंडियंस को वो भी काफी ज्यादा मिलती है. इसीलिए कॉटन इज अ हॉट टॉपिक फॉर यूपीएससी ऑल्सो. सो प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि कॉटन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में. सो हम देखते हैं, और बहुत बार कॉटन प्रोडक्शन के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीलिम्स में. तो कॉटन हमेशा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है यूपीएससी का. Cotton as a versatile crop serves multiple purposes by providing food, feed and fiber used in textile, cooking oil and livestock feed. Additionally, it plays a crucial role in generating income of employment opportunity for numerous farmers in India. Despite its significance, there has been a notable decrease in cotton production and yield in recent years, representing a substantial challenge for both the agriculture and textile sector. So there has been a notable decrease in cotton production. क्यों डिक्रीज हुआ है अब हम देखेंगे कि क्यों इतना. जो कॉटन के लिए इंडिया बहुत ज्यादा, रॉ कॉटन के लिए इंडिया बहुत ज्यादा फेमस है, बट अभी हमें रिडक्शन देखने को मिला है. क्यों मिला है ऐसा? कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियल क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप cultivated in India and accounts for 25% of the total global production. So अब देखिए जो हमारी इंडिया है, ठीक है, इंडिया अभी ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड 25% कॉटन वर्ल्ड को सप्लाई कर रही है. ठीक है, ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन आप देखो, सप्लाई नहीं प्रोडक्शन. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अगर 100% कॉटन जनरेट हो रहा है तो उसमें से 25% तो इंडिया में ही जनरेट हो जा रहा है. ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंडिया के लिए कॉटन कितना इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है इंडिया के लिए cotton. Due to economic importance in India, it is also termed as white gold in India. Around 67% of India's cotton is grown in rain-fed area and 33% on irrigated areas. So rain-fed में mainly हम लोग अभी भी dependent है. rain-fed crops क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जिसमें हम लोग मानसून का वेट करते हैं. ठीक है, हम लोग मानसून का वेट करते हैं, बारिश होने की वेट करते हैं. That is called rain-fed crops. कॉटन कल्टीवेशन नेसेसिटेट्स हॉट एंड सनी क्लाइमेट. सो ये देखिए क्लाइमेट कंडीशंस में यहाँ पर बताया जा रहा है. ये एग्जाम में आ चुका है प्रीलिम्स में. लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री पीरियड एंड प्रोडक्टिविटी इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस. सो इनकी प्रोडक्टिविटी वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस में होती है. फ्रॉस्ट फ्री पीरियड होना चाहिए. ठीक है,
एंड ड्रेन्ड डीप एलुवियल सॉइल होना चाहिए। ये उनके रिक्वायरमेंट्स है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। And variable depth black clay soils in the central region, mixed black and red soils in the southern zone. So तीन भाग में divided है cotton production. So northern region में आपको well drained alluvial soil चाहिए cotton production के लिए, ठीक है, well drained deep alluvial soil in northern region. फिर आपके जो central region है वहां पर आपको variable depth के black clay soils चाहिए, ठीक है। आपका जो सेंट्रल रीजन हो जाता है, आपका हो गया महाराष्ट्र, गुजरात, इस रीजन में आप देखोगे मोस्ट ऑफ द कॉटन हमारे इंडिया में प्रोडक्शन होती है महाराष्ट्र वाले रीजन में। फिर आप देखोगे जो सर्दर्न जोन है वहां पर आपके ब्लैक एंड रेड सॉइल के मिक्सचर में होता है आपका कॉटन प्रोडक्शन। सो इस तरह के हमने देखे कि इस तरह से यूज हो रहा है कॉटन प्रोडक्शन के लिए सॉइल्स के। स्पीसीज ऑफ कॉटन, कल्टिवेटेड कॉटन, अब इंडिया में किस तरह के कॉटन प्रोडक्शन हो रहे हैं, कौन कौन से स्पीसीज। सो आपके एक गॉसिपियम अर्बोरियम एंड एक है हर्बैकियम, फिर जी बारबेडेंस, जी हर्सुटम। सो ये आपके लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज गॉसिपम, व्हाट इज बारबेडेंस, व्हाट इज हर्सुटम। सो आपको बताना होगा ये वैरायटी ऑफ कॉटन है, एक अमेरिकन वैरायटी है, एक इजिप्शियन वैरायटी है, एक एंशियंट वैरायटी है, इस तरह से आपको बताना होगा। ये डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज हैं आपके कॉटन प्रोडक्शन के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सो नॉर्दर्न जोन, जो आपका जो अभी हमने डिस्कस किया, नॉर्दर्न जोन में आपके डीप एलुवियल सॉइल होते हैं, सेंट्रल जोन में आपके ब्लैक सॉइल होते हैं। तो नॉर्दर्न जोन जहां पर कॉटन होता है वो है आपका पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। सेंट्रल जोन जहां कॉटन होता है वो है गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। सर्दर्न जोन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारी जगह में आपका कॉटन प्रोडक्शन हो रहा है। सिग्निफिकेंस, cotton often linked to coconut serves as a source of 3 essential component. So coconut की तरह कॉटन भी हमें 3 essential चीजें देता है। एक है आपका फाइबर, ऑब्वियसली व्हाइट फफी फाइबर, जिससे हमारा ये आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। 2/3 of the share in India's total textile fiber consumption. कॉटन कमांड्स 2/3, सो 2/3 शेयर है आपके कॉटन का टेक्सटाइल सेक्टर में। बहुत ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर में, 2/3, ठीक है। फूड प्रोडक्शन, सो जो कॉटन सीड्स कंटेन 13% ऑफ ऑयल विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग। सो आप देखोगे गुजरात और महाराष्ट्र रीजन में जहां कॉटन की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है वहां पर आपके जो कॉटन सीड्स ऑयल है उसमें फ्राइंग के लिए और ये सब कुकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। और ये जो कॉटन ऑयल निकालने के बाद जो मील बच जाता है कॉटन केक इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फीड केक फॉलोइंग सोयाबीन। तो ये फीड किसको जाते हैं, ये फीड जाते हैं हमारे गाय को, हमारे भैंस को, हमारे जो कैटल पॉपुलेशन है उनको जाता है ये कॉटन सीड केक मील, ठीक है। कॉटन सीड से ऑयल निकाला जाता है, वो हम अपने फ्राइंग के लिए यूज करते हैं, अपने कुकिंग के लिए यूज करते हैं। फिर उससे जो मील बच जाता है, ऑयल निकालने के बाद जो मील और वो जो केक बच जाता है वो हमारे अपने आप कैटल सेक्टर में चला जाता है, ठीक है, कैटल्स को फीड करने के लिए। द लेफ्ट ओवर कॉटन सीड्स केक 85% ऑफ द सीड इज वैल्यूएबल प्रोटीन रिच फीड इंग्रेडिएंट फॉर लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री। सो इससे बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है हमारे लाइफ स्टॉक को और पोल्ट्री सेक्टर को। तो ये एक देख रहे हो विन विन सिचुएशन है। कॉटन अगर ग्रो हो रहा है तो उसकी फाइबर यूज हो रही है, उसके फूड यूज हो रहे हैं, उसके फीड यूज हो रहे हैं। तो इस तरह से आप मेंस में भी आंसर लिख सकते हो। एक आप क्या कर सकते हो, जब आप मेंस में आंसर लिखो तो कॉटन का एक डिपिक्शन कर दो इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसे करके यहाँ पर पॉइंट्स डाल सकते हो या इसको ऐसे सर्कल कर दो, आप इसे आप ऐसे सर्कल करके और फिर पॉइंट्स डाल सकते हो। आपको थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा। When you're writing your mains answer, you have to be innovative or else your copy will be similar to your next counterpart and your next competitors. What led to rapid increase in subsequent decline in cotton production in India? अब देख रहे हैं हम लोग क्यों, देखिए ये 2013-14 वाला जो पीरियड था इसमें काफी इंक्रीज हुई है हमारी कॉटन प्रोडक्शन, लेकिन अभी गिर क्यों रही है, ठीक है। तो देखिए पहले जो हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ जीएम कॉटन हाइब्रिड थी उसके कारण काफी इंक्रीज हुआ था। हम जीएम कॉटन हाइब्रिड वैरायटी लेके आए थे
GM कॉटन ब्रीड लेके आए थे, ठीक है। उसके कारण काफी बढ़ गई थी हमारी बीटी कॉटन के कारण। इंक्रीज लिंट यील्ड, तो ओवरऑल लिंट यील्ड आपका जो है वो 278 केजी से 566 केजी इंक्रीज हो गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो गए थे। अब डिक्लाइन क्यों हो रहा है? अभी अभी जो हम देख रहे हैं वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है? हमने स्टूडेंट्स ये टॉपिक पहले भी डिस्कस किया था। कॉटन की प्रोडक्शन अभी डिक्लाइन इसीलिए हुई है क्योंकि देयर इज इमर्जेंस ऑफ पिंक bollworm. So pink bollworm is again an important key term. You have to learn it and you have to memorize it in the terms of cotton production. So pink bollworm जो है इसकी जो तादाद बढ़ गई है, जिसके कारण हमारा कॉटन प्रोडक्शन और उसकी येल्ड काफी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। इम्पैक्ट ऑफ पिंक बोलवर्म रेजिस्टेंस टू बीटी प्रोटीन। सो पहले क्या हो गया था ना, जो हमने अपनी बीटी कॉटन जो वैरायटी बनाई थी, हाइब्रिड वैरायटी बनाई थी, उसमें हमने बोला था कि ये जो बॉलवर्म्स हैं वो उसको अटैक नहीं कर पाएंगे। बट अब ये जो अलग तरह के बॉलवर्म आए हैं, पिंक बॉलवर्म्स, ये रेजिस्टेंट हो गए हैं उस बीटी प्रोटीन के, और अब वो उसे अटैक कर पाते हैं। ज्योग्राफिकल स्प्रेड, ये काफी रीजन में स्प्रेड हो चुका है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, इंडिकेटिंग अ वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट। आप देख रहे हो काफी रीजन में ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया है। करंट पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, अभी हम लोग पेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो इस तरह के व्हाइट बॉलवर्म्स, पिंक बॉलवर्म्स जो हमारे कॉटन प्रोडक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या स्ट्रैटेजी लेके आए हैं? चैलेंजेस विद ट्रेडिशनल इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, मेटिंग डिस्ट्रप्शन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे? चैलेंजेस विद ट्रेडिशनल इंसेक्टिसाइड्स। ट्रेडिशनल इंसेक्टिसाइड हैज लिमिटेड सक्सेस इन कंट्रोलिंग पिंक बॉलवर्म लार्वा। जो पहले यूज होता था, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, अब वो यूज नहीं हो सकता। फिर एक मेटिंग डिस्ट्रप्शन मेथड है, उसमें क्या होता है, हम लोग मेटिंग डिस्ट्रप्शन अप्रोच अपनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते फर्दर, और जब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो उनकी पॉपुलेशन भी ग्रो नहीं होगी। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज फेरोमोन एंड अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स, ये कुछ अब आपके कॉटन प्लांट्स के लिए एस्पिलैट, पीडब्ल्यू, ये सब कुछ आपके जो है प्रोडक्ट्स हैं जो यूज करते हैं हम ये बॉलवर्म्स को मारने के लिए। What are other issues associated with cotton sector? Yield fluctuation, हर साल आप देखोगे कि देखिए जो हमारा मॉनसून है ना वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। जब हमारा मॉनसून इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है तो ऑब्वियसली जो हमारी कॉटन प्रोडक्शन है वो भी फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम, डिक्लाइनिंग सॉइल फर्टिलिटी, इरेटिक वेदर पैटर्न्स, ये सब के कारण आप देख रहे हो कि देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। शेयर होल्डर्स डोमिनेंसेस, देखिए यहाँ पर क्या है ना, जमीन जो फार्मर्स के पास है वो छोटी छोटी जमीन है, छोटी छोटी जमीन को एक्यूमुलेट करके ये फार्मर्स अपना कॉटन प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। सो ये फ्रैगमेंटेड लैंड सिस्टम जो है इंडिया में, और स्मॉल शेयर होल्डिंग्स के लैंड के कारण इन लोगों की प्रोडक्शन भी स्मॉल रह रही है। लिमिटेड मार्केट एक्सेस, सो मार्केट एक्सेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर फार्मर्स को मार्केट एक्सेस सही टाइम पे नहीं मिलता तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है, और उनकी फर्दर जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसको वो सेल नहीं कर पाते। वे फॉरवर्ड देखते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट लेके आना चाहिए हमें, कम्युनिटी बेस्ड सीड बैंक स्टार्ट करना चाहिए। देखिए कम्युनिटी बेस्ड सीड बैंक से क्या होता है ना कि हमारे जो इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी वो ट्राइड एंड टेस्टेड है कि हाँ भाई ये ड्रॉट में भी काम आएंगे, फ्लड्स में भी काम आएंगे, अगर पिंक बॉलवर्म आ गए, व्हाइट बॉलवर्म्स आ गए तो भी काम आएंगे, तो ये सब वैरायटीज को हमें बचा के रखनी चाहिए। फिर मार्केट लिंकेज प्लेटफॉर्म्स भी बढ़ाना चाहिए, डायरेक्टली कनेक्ट कॉटन फार्मर्स विद बायर्स एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, ये भी हमारे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के लिंकेज सिस्टम्स को लेके आओ। वैल्यू एडिशन थ्रू लोकल प्रोसेसिंग, लोकली भी अगर आप प्रोसेस कर पाते हो, क्लीन कर पाते हो अपने कॉटन फाइबर्स को, तो वो भी आपको बहुत वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कहता है कि इंडिया इज डिटरमाइंड टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। दिस इज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक मूव एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक थॉट प्रोसेस फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया अभी आप देखो ग्लोबली, ठीक है, परचेजिंग पावर इंडेक्स में तो हम आगे हैं ही, बट देखिए
फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम आपके व्हेन इट कम्स टू परचेजिंग पावर पैरिटी में, ठीक है। पीपीपी में हम किसके पीछे हैं? यूनाइटेड नेशंस, चाइना, जर्मनी एंड जापान के पीछे ही हैं हम, ठीक है। सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर पैरिटी है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स के पास, फिर आपके चाइना के पास, फिर जर्मनी, जापान, और फिफ्थ नंबर में आती है हमारी इंडिया, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी हम है ही, currently we are fifth largest economy, but when it comes to overall economy, ठीक है, global anticipated that 2020 India will poised to emerge as the world's third largest economy, projecting a substantial increase in nominal GDP from 3.5 trillion to 7.3 trillion. So ये इनका estimated है कि अभी जो उनकी GDP है उससे वो बहुत ज्यादा अपनी GDP बना लेंगे और almost it will be called third largest economy. 6 trillion 7 trillion की यहाँ पर बात की गई है। So क्या कहा गया है? India is presently positioned in the fifth largest global economy. S&P Global emphasizes the critical role of India transforming into a major global manufacturing hub. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि इंडिया में अभी इंडिया एक बहुत बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। A robust logistic framework, workforce upskilling, S&P Global underscores the importance of increased female workforce. So इंडिया में हमने देखा है कि increased female workforce भी आई है। जो फीमेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो रही है अपने कैरियर के बारे में, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैरियर को लेके इम्पोर्टेंस दे रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हो फर्टिलिटी रेट भी जो अर्बन एरियाज की हैं वो काफ़ी लो हो गई हैं कंपेयर टू नेशनल एवरेज, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभी हमारी वुमेन जा रही हैं वर्क करने के लिए। फिर S&P Global foresees expansion in the automotive sector, contributing to India's economic development. So ये है हमारा टोटल जो हमने देखा है, बहुत ब्रीफली हमने देखा कि कैसे आगे के आने के साल में फ्यूचर में इंडिया कैन बी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडिया कैन बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी हम फिफ्थ तो ऑलरेडी हैं, बट थर्ड होने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। Next topic is sugars pre-mud, press mud for green energy production. So जब हम शुगर प्रोडक्शन करते हैं तो उस जनरेशन के बीच में हमें मिलते हैं कुछ प्रेस मड्स, ठीक है। ये जो प्रेस मड्स हैं फिर फर्दर हम इसे एनर्जी जनरेशन में यूज कर सकते हैं कि हमारी एनर्जी जनरेशन हो जाए इससे, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या है ये आपके प्रेस मड्स। India sees press muds, a residual byproduct of sugar production, as a valuable resource for generating green energy through the production of compressed biogas. So, प्रोडक्शन इससे जो हमारा जो प्री मड है, ठीक है, मान लीजिए आपने शुगर जनरेशन की, उससे जो आपको प्रेस मड मिला है उसको आप कंप्रेस्ड बायोगैस के प्रोडक्शन के थ्रू यूज कर सकते हो। तो जब आपको यहाँ से सीबीजी मिलेगा, कंप्रेस्ड बायोगैस मिलेगा, तो ऑब्वियसली एनर्जी जनरेट हो रही है आपके लिए, ऑब्वियसली आपके एनवायरनमेंट के लिए बेटर रहेगा। India has become a significant player in the global sugar economy, taking the lead as the primary sugar producer since 2021-22 period. So sugar produce करने में इंडिया बहुत आगे आ गया है। ये आपका एविडेंट फैक्ट इसके लिए है, देखिए सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन ऑलमोस्ट यूपी में ही होता है हमारा। मिल्क प्रोडक्शन हो गया, शुगर प्रोडक्शन हो गया, ये सारे यूपी में होते हैं। और आप देखोगे डायबिटिक कंडीशंस भी है ना, वो आप यूपी में, ये जो आपका नॉर्थ इंडियन बेल्ट है, यहाँ पर डायबिटीज के भी आप पेशेंट देखोगे बहुत ज्यादा है। इंडिया शुगर प्रोडक्शन तो कर रहा है, बट इंडिया शुगर एंड मिल्क कंज्यूम भी उतना ही करता है, ठीक है। व्हाट इज कंप्रेस्ड बायोगैस? अब हम कुछ अपने टेक्निकल एनवायरमेंट टर्म्स में आ जाते हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है? इट इज अ रिन्यूएबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैसियस फ्यूल and broken down by bacteria in the absence of oxygen. So anaerobic digestion होता है by bacteria. anaerobic digestion में क्या होता है स्टूडेंट? anaerobic मतलब जिसमें एयर आप नहीं डाल रहे हो, ठीक है। There will be an absence of oxygen. Oxygen नहीं होगा, devoid of oxygen होगा ये पूरा process of making this compressed biogas, which is an environmentally friendly gaseous fuel. Impurities such as carbon dioxide, iron sulfide and moisture. So to convert biogas into CBG, purification steps are employed to remove impurities. So ये सारी impurities भी हम
हटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेस मड के बारे में। ये जो हमारे शुगर प्रोडक्शन के बीच में बन रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है, ये मैकेनिज्म क्या है। प्रेस मड्स ऑल्सो नोन एज फिल्टर केक और प्रेस केक। जैसे देखिए, अभी हमने कॉटन केक्स के बारे में पढ़ा। कॉटन से जब हम ऑयल निकालते हैं कॉटन सीड से, तो जो बचे हुए आपके जो मैटर होते हैं उसका केक्स बन जाता है। मतलब केक, नॉट दैट केक व्हाट वी ईट, केक इन द सेंस शेप ऑफ कुछ स्फेरिकल शेप में उसको एडजस्ट करके उसे एक शेप फॉर्म करके रख दिया जाता है फर्दर यूज के लिए। सो फिल्टर केक और प्रेस केक भी बोला जाता है। दिस बाय प्रोडक्ट्स ऑफर्स इंडियन शुगर मिल्स an opportunity to generate additional revenue by utilizing it as a feedstock। तो ये अभी तक feedstock के लिए तो यूज हो ही रहा था। जैसे आपका कॉटन वाला यूज हो रहा है, उसी तरह से आपको जो शुगर वाले केक हैं, प्रेस केक्स, वो आपके फीडस्टॉक को जाते हैं। बट अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इससे बनाने वाले हैं कंप्रेस्ड बायोगैस। ठीक है, थ्रू anaerobic digestion leading to creation of this। Anaerobic digestion is a process through which bacteria break down organic matter such as animal manure, waste, water, food waste in the absence of oxygen. The yield of pressed mud ranges from 3 to 4% by weight with the input of sugarcane in an input। So आप देख रहे हो कि 3 से 4% की वेट रेशियो पे ये हमें मिलता है। और एडवांटेज ऑफ प्रेस मड यूटिलाइजेशन, अगर हम लोग प्रेस मड से एनर्जी जनरेशन करते हैं तो क्या फायदे होने वाले हैं। फ्यूअर कॉम्प्लेक्सिटीज, काफी एडवांटेज होने वाले, प्रोसेस काफी सिंपल हो जाएगा। सिंप्लीफाइड सप्लाई चेन, क्योंकि जो जहां पर शुगर बन रही है उन्हीं से आप ये रॉ मटेरियल उठा सकते हो आराम से। आप उनसे ये रॉ मटेरियल उठाओ और वहीं पर उसको कंप्रेस करके आप एनारोबिक प्रोसेस से अपना सीबीजी प्रोडक्शन करो। सिंगल सोर्सिंग, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो होनी ही वाली है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो होगी ही, क्योंकि पहले जो आपके जिस तरह की ये केक थे वो आपके फीडस्टॉक के लिए जाते थे, बट अब इससे एनर्जी जनरेट कर सकते हो। चैलेंज फेस्ड बाय प्रेस मड यूटिलाइजेशन। प्रेस मड फेसेस challenges such as escalating prices, competition for usage in other industries। पूरे अदर इंडस्ट्रीज वाले भी जो वो भी प्रेस मड्स को यूज करना चाहते हैं। एज एन ऑर्गेनिक रेसिड्यू sought to often sector like animal feed, bioenergy। तो बहुत सारी सेक्टर में आपका ये प्रेस मड अभी भी यूज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रेस मड पहले से भी यूज नहीं हो रहा था। आप पूरी की पूरा जो आपका शुगर केन है उससे पूरा जूस निकालते हो जब शुगर बनाते हो, और जो प्रेस मड निकलता है वो ऑलरेडी बहुत सारे जगह में इको फ्रेंडली मेजर्स में यूज ऑलरेडी हो रहा है। इसीलिए कंपटीशन उनके चैलेंजेस के लिए ज्यादा है। अब हम वे फॉरवर्ड देखते हैं। To harness the full potential of press mud for CBG production, various interventions are crucial। क्या क्या स्टेप हमें लेना चाहिए अगर हम प्रेस मड को अच्छी तरह से यूज करना चाहते हैं। हमें स्टेट लेवल पॉलिसीज बनानी होगी, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म लेके आना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एफिशिएंट प्रेस मड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट मीथेन इमिशंस एंड मिनिमाइज गैस लॉस। ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स, आपको साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैंडलिंग करने के लिए अच्छी खासी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट जब आपका सीबीजी प्लांट में ऑपरेट होगा तो आपके स्किल्ड लेबर्स चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेबी बोर्ड अप्रोच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। को कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेबी हमारी लेके आई है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में आरबीआई एंड सेबी इसके कुछ भी इनिशिएटिव्स होते हैं ना, ये आपके जरूर आते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं और ये इससे रिलेटेड जो भी आपको मिलता है आपको उसे अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। सो सेबी हैज अप्रूव्ड अ फ्रेमवर्क फॉर इंडेक्स providers। This move is aimed at boosting transparency and accountability in the governance and administration of financial benchmark। What are the new regulatory frameworks directed by SEBI? SEBI क्या लेके आई है नई regulatory frameworks? Framework for registration of index providers। SEBI announced the approval of regulation established a framework for registration of index providers। So जो index providers हैं उसके लिए आपको अभी कुछ regulatory measures जानने पड़ेंगे। This framework will be applicable specifically to significant indices
which SEBI will identify based on objective criteria. ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन प्रिंसिपल फॉर फाइनेंशियल बेंचमार्क, ये किसके साथ अलाइन कर रही है सेबी? इस तरह के रेगुलेटरी मेजर्स बना के वो अलाइन कर रही है आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल बेंचमार्क के साथ वो अपनी स्ट्रक्चर को अलाइन कर रहे हैं. डीमैटेरियलाइज रिक्वायरमेंट ऑफ AIFI इन्वेस्टमेंट. सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं उसमें किस तरह से हम डीमैटेरियलाइज करेंगे रिक्वायरमेंट्स को टू होल्ड फ्रेश इन्वेस्टमेंट. अब देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स चाहिए. तो सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड रिक्वायरमेंट फॉर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स टू होल्ड फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ताकि फ्रेश इन्वेस्टमेंट आए और फिर हमारा जो इकोनॉमी है वो और भी ज़्यादा बूस्ट करे. However, existing investments are exempt except in cases mandated by applicable law, along or with SEBI registered entities. Amendments to SEBI. So amendments कुछ SEBI लेके आई है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए. The SEBI board approved amendments to real estate investment trust regulation, creating regulatory framework for small, medium and REITs organization with at least 50 crore assets. So जो आपके स्मॉल एंड मीडियम रिट्स एसोसिएशन है, ठीक है, रिट्स क्या हो गया आपके रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. सो स्मॉल एंड मीडियम रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो हैं जिनकी एटलीस्ट 50 करोड़ आपकी एसेट वैल्यू है, उनके लिए ये इस तरह के अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, रेगुलेटरी मेजर्स लाए गए हैं. किसके लिए लाए गए हैं आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा. रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो स्मॉल मीडियम रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जिनकी एसेट वैल्यू 50 करोड़ से मतलब लगभग 50 करोड़ तक हो, उनके ऊपर ये रेगुलेटरी मेजर्स लगाए जाएंगे. फ्लेक्सिबिलिटी इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज फ्रेम. सो सोशल स्टॉक एक्सचेंज फ्रेम में कुछ लाए हैं वो उन्होंने फ्रेमवर्क फॉर द सोशल स्टॉक एक्सचेंज टू बूस्ट फंड रेजिंग बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कुछ है, उनको भी इनकरेज किया जा रहा है यहाँ पे अच्छी तरह से. सो अब हम पढ़ने वाले हैं सेबी के बारे में. सेबी जैसे हमने डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है. सो सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ओके, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी मेड बाय अ पर्टिकुलर स्टैट्यूट by the executive orders. It operates as a regulatory authority with the primary object of protecting the interest of investors in securities and promoting regarding the securities market. SEBI's headquarter कहाँ पर? मुंबई, and it has regional office in Ahmedabad, Kolkata, Chennai and Delhi. Background कि SEBI authority was the controller and capital issue operating under the capital issue. So ये 1947 में कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट आया था, उसके अंदर in 1988 SEBI was formed as a regulatory body for capital market. SEBI was a non-statutory body. तभी क्या था 1947 के टाइम में जब SEBI बनी थी तभी वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, वो बना दी गई थी बस, लेकिन अब वो स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्ट्रक्चर तो SEBI की आपकी SEBI बोर्ड इज कंपोज्ड ऑफ चेयरमैन एंड सेवरल होल टाइम पार्ट मेंबर्स and there is security appellate tribunal also under SEBI who take the decision. What is IOSCO? So ये जो बॉडी है ये कब कहाँ पर फॉर्म हुई है? ये 1983 में आपकी स्पेन में मैड्रिड में फॉर्म हुई है and Asia Pacific hub is located in Kuala Lumpur, Malaysia. It works closely with the G20 groups and the financial stability is setting up the standards of strengthening the securities market. So mainly आप देखोगे कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है. मेनली आपकी जो IOSCO ऑब्जेक्टिव है वो है security regulations has been endorsed by FSBs on the key standards for sound financial system. So international financial reporting systems इनके majorly काम है maintain a confidential database of enforcement action taken by member agencies. इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इनके ऑब्जेक्टिव. अब हम देखेंगे इनके ऑब्जेक्टिव्स में क्या आते हैं. टू कोऑपरेट इन डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड प्रमोटिंग एडहेरेंस टू इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ रेगुलेशन, ओवरसाइट एंड
enforcement of order to protect investors. So mainly देखिए आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी, ठीक है, कुछ इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ये पूरी तरह से इनका ये एजेंडा है. मेंटेन फेयर, efficient and transparent market and seek to address systemic risk. जो systemic risk भी आता है ये investment measures में, उसके भी वो cater करेंगे. To enhance investors protection and promote investors confidence in the integrity of securities market through strengthened information exchange. तो ये सब उनका एजेंडा है. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो कहता है कि इंडिया इम्पोजेस ओनियन एक्सपोर्ट बैन. सो ऑनियन का जो एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगाने वाली है. हमने बताया आपको कि जो आपकी टॉप प्रोडक्ट्स हैं टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, दिस इज समवेयर द नेसेसिटी ऑफ इंडिया irrespective of the geography, irrespective of the states where you are staying. ये तीनों चीज तो आपके फूड और आपके क्यूजीन्स में पाई ही जाती हैं. तो अगर इनका एक्सपोर्ट होगा, अनियन बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगेंगे, तो ऑब्वियसली इनका जो इन्फ्लेमेशन है, इनका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा इंडिया में, इनके दाम बढ़ जाएंगे इंडिया में. So significant increase in onion prices in India has prompted the central government to take action. In response to this, the Ministry of Finance has implemented a subsequent measure by importing 40% export duty on onions. So आप देख रहे हो कि अनियन के दाम इंडिया में बढ़ गए, तुम्हारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया क्या, एक्सपोर्ट ड्यूटी इनकी 40% बढ़ा दी है, 40% सडनली. सो आप देख रहे हो कि अनियन ऑक्शंस इन नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र एज अ की onion producing area in the country have been suspended. So auctions जो होता था कि इतने में आप अनियन खरीदो, वो auctions को भी बंद कर दिया गया है. Details: the imposition of export duty on onion is a strategic move. क्योंकि देखिए अगर आपको प्राइस स्टेबिलिटी करनी है इंडिया में, ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ों की जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके एक्सपोर्ट्स को बैन करना ही पड़ेगा ताकि वो इंडियंस को मिल सके. The fluctuation in onion prices is a significant concern in India, given the vegetable staple status and its essential role in numerous Indian dishes. ये तो हमने बात की है कि प्याज, आलू और टमाटर, ये तीनों चीज़ों की अगर दाम बढ़ जाते हैं तो हमारे जो मिडिल क्लास जो जनता है, जो हमारी गरीब जनता है, उनको प्रॉब्लम होने लगती है. The decision holds broader implications, including the preservation of food security, prevention of market manipulation and protection of interest of both consumers and onion growers. So इस तरह से दोनों के आपके इंटरेस्ट बचेंगे, जो आपके कंज्यूमर्स हैं और जो अनियन ग्रोअर्स है. देखिए अल्टीमेटली क्या होता है ना, जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं, उनसे ये एक्सपोर्टर्स अनियंस खरीदेंगे और बहुत ही ज़्यादा हाई रेट में उसे एक्सपोर्ट करेंगे. सो इंडियंस को प्याज मिल नहीं रहा है, जो फार्मर्स हैं उनको पैसे मिल नहीं रहे हैं, तो ये दोनों के इंटरेस्ट को केटर करने के लिए यहाँ पर इस तरह की मूव लेके आए हैं. कॉज ऑफ राइजिंग ओनियन प्राइसेस. अब अनियन की जो प्राइसेस है वो राइज हुए हैं. क्यों राइज हुए हैं, रीजन क्या है इसके पीछे? हार्वेस्टिंग सीजन. Harvesting season. Onions are typically harvested in two seasons, Kharif and Rabi. The Rabi crop harvested in March-April accounts for 60% and the rest is done by Rabi. Unfavorable weather condition and crop damage led to lower than expected Rabi crop. So Rabi crop जो है उसमें काफ़ी shortage देखने को मिली है क्योंकि अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस थे. देखिए इंडिया में तो वेदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता ही है, मानसून फ्लक्चुएट होता है, विंटर्स फ्लक्चुएट होते हैं, समर फ्लक्चुएट होता है, तो इस तरह से जो हमारी हार्वेस्ट है वो भी फ्लक्चुएट हो जाती है. मोस्ट ऑफ द जो हमारे 60% ऑफ द जो अनियंस हैं वो आपके खारीफ सीजन में प्रोड्यूस होते हैं. बट जो रबी क्रॉप है, मेनली आपके रबी क्रॉप 60%, सॉरी, जो आपकी रबी क्रॉप है उसमें आपके मेजरली 60% तो ओनियन ग्रो होते हैं रबी क्रॉप में. तो उसी में आपको देखा गया है कि अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस के कारण यहाँ पर लॉस मिली है. सीजनल नेचर ऑफ अनियन कल्टीवेशन, उनका अपना एक सीजन है, अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई. अनसीजनल वेदर इवेंट्स, सेम पॉइंट्स को हम यहाँ पर इलाबोरेट कर रहे हैं. रिड्यूस कल्टीवेशन, लोअर कल्टीवेशन इज अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी हाउस कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में आ रही है, तो एग्रीकल्चरल लैंड का फ्रैगमेंटेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है. अगर प्याज के दाम बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी भाई. कंज्यूमर बर्डन,
फूड इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, ऑब्वियसली प्याज एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, सोशल इक्विटी, ये सब लो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं ना उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है अगर आपके अनियन के प्राइसेस बढ़ जाएं, क्योंकि देखिए प्याज एक ऐसा चीज़ है जो गरीब भी इस्तेमाल करते हैं और अमीर भी इस्तेमाल करते हैं, सब लोग इंडिया में अनियन यूज़ करते हैं। Challenges associated with onion market, whether vulnerability, storage infrastructure is a very important thing, weather vulnerability तो है ही, supply chain dynamics, export dynamics. While onion exports can be economically beneficial, careful management is required. Obviously, अगर आप इंडिया में दे ही नहीं पा रहे हो, सप्लाई कर ही नहीं पा रहे हो, यहाँ पर प्राइस बढ़ती जा रही है, फिर क्या फायदा एक्सपोर्ट करके? सब्सिडरी डिस्ट्रीब्यूशन, वे फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड वे फॉरवर्ड क्या होगा जो आपको मेंस में काम आने वाला है। स्टोरेज इन्हांसमेंट बढ़ाना पड़ेगा हमें अनियंस का, बेटर स्टोरेज फैसिलिटी बनाने पड़ेगी ताकि हमें अनियंस को रॉटन होने से बचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्पॉइलेज बचा सकें। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंक्रीजिंग फार्मर्स टू डाइवर्सिफाई देयर क्रॉप्स कैन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अनियंस। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अलग चीज़ें उगाएंगे, मेजरली अगर वो मिलेट्स उगाते हैं तो उनको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा और उनको फिर उनको ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ेगा अनियन में। ओके, अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था मखाना के बारे में, बिहार में मखाना सबसे ज़्यादा उगता है और मखाना को एक सुपर फूड डिक्लेयर किया गया है यूएस में। सो अगर आप बिहार के रीजन में आप देखोगे वहाँ पर अभी भी मखाने की रेट नॉर्मली है, बट एक्सपोर्ट प्राइसेस इसके बहुत हाई हैं। तो अगर गवर्नमेंट इनकरेज करती है इस तरह के सुपर फूड्स को उगाने के लिए और भी रीजन में, तो फिर बहुत ज़्यादा फार्मर्स को बेनिफिट हो जाता है। रेजिलियंट वेराइटीज भी लगाना है, ऐसी वेराइटीज हमें उगानी है जो रेजिलियंट हो, जो ज़्यादा क्लाइमेट डिपेंडेंट ना हो। बैलेंस ट्रेड एंड क्लाइमेट रेजिलियंट बनाना है हम अपने क्रॉप्स को। सो कंक्लूजन क्या करता है? द रीसेंट इंक्रीज इन अनियन प्राइसेस इन इंडिया इज प्राइमरी लिंक्ड टू स्कैरसिटी, स्टोरेज, प्रोड्यूस एंड रिड्यूस कल्टीवेशन। सो रबी क्रॉप के डैमेज होने के कारण हमें ये हुआ है। सो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, फार्मर्स को, अदर स्टेक होल्डर्स को, ताकि स्टेबिलिटी आ सके प्राइस में। ये हमारा कंक्लूजन था जो हम जनरली मेंस आंसर्स में लिखते हैं। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। टिल देन स्टडी। थैंक यू।